So now we are at the first schedule, part second. What part second is? Part second to the first schedule says applicability of member in service. जो मेंबर इन सर्विस में है उनके लिए एप्लीकेबिलिटी है। और ये कहता है अ मेंबर, और क्लॉज 1 कहता है अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट other than member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, being an employee of the company, firm or person, being an employee of the company, being an employee of the firm, being an employee of a person, या तो पे करता है या अलाउ करता है या एग्री टू पे करता है या एग्री टू अलाउ करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और पर्सन को कोई भी शेयर अपने एमोल्यूमेंट्स में ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम। यानी अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सीए बनते हो और आपको अगर कहीं जॉब सिक्योर करना है तो कृपया किसी भी व्यक्ति को उस जॉब को सिक्योर करने के लिए अपने इमोल्यूमेंट्स में से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई पेमेंट ना करें। सीए बनते ही सबसे पहले उद्घाटन ही मिसकंडक्ट से ना करें। साफ शब्दों में कहा गया है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको जॉब लगनी है, बिल्कुल लगेगी। कैंपस होता है, कैंपस इंटरव्यूज में जाओ, अदर लोगों के अपने बायोडाटा डाल दो, लेकिन Naukri.com या कहीं भी आप बायोडाटा डाल सकते हो, उसको डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे ये कमिटमेंट मत कर देना कि मेरी तनख्वाह मिलने के बाद मेरी पहली तनख्वाह का 30% आपको दूंगा, दूसरे मंथ की तनख्वाह का 20% दूंगा, तीसरे मंथ की तनख्वाह का 10% दूंगा। इस टाइप से कुछ भी ना करें, इट इज नॉट अलाउड। और अगर कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मिसकंडक्ट। ना तो डायरेक्टली करना, ना इनडायरेक्टली करना, ना तो पे करना, ना अलाउ करना, ना एग्री टू पे करना, ना एग्री टू अलाउ करना, करना ही नहीं है। अगर हमने किसी पर्सन को शेयर दे दिया अपने इमोल्यूमेंट्स में से, तो दैट वुड बी अ मिसकंडक्ट। तो भाई साहब, क्लॉज 1, अपनी तनख्वाह में से किसी को कुछ नहीं देना है। ओके। पार्ट 2, क्लॉज 2, ये और बड़ा वाला है। A member of the institute other than the member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, being employee of any company, any firm or any person, if he, being employee of any company, of any firm, of any person, either accepts or agrees to accept any part of fees, any part of profit, any part of gain from chartered accountant, broker, lawyer engaged by such company, firm or person, or agent or customer of such company, such firm or such person। एक बार जरा इस पर गौर करके देखो कि ये लिखा क्या है, बड़े ध्यान से समझ के देखो कि क्या लिखा है। A member of the institute
other than a member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, being employee of any company, firm or person, एक्सेप्ट करता है या एग्री टू एक्सेप्ट करता है एनी पार्ट ऑफ फीस, एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एनी पार्ट ऑफ गेन फ्रॉम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ब्रोकर, एक लॉयर से, एंगेज बाय सच कंपनी, फर्म और पर्सन, एजेंट और कस्टमर, तो हम कहते हैं भाई दैट इज व्हाट अ मिसकंडक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या हो? एक एम्प्लॉई। यू आर एन एम्प्लॉय। आप एक एम्प्लॉय हो। इस एम्प्लॉय ने, आप एक एम्प्लॉय हो, इस एम्प्लॉय ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक ब्रोकर को, एक लॉयर को हायर किया अपनी कंपनी के लिए। और उसकी फीस में से शेयर ले लिया एम्प्लॉई ने, तो वो एम्प्लॉई क्या कहलाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी कहलाएगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो मैंने आपको वहां समझाया था क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में, उधर फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में आपने कहा था क्लॉज 2 में कि ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तू किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अपनी फीस को शेयर कर सकता है। और तुमने ये भी बोला था क्लॉज 3 में ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कि तू किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से शेयर ले भी सकता है। तुमने 3 में ये बोला, तुमने 2 में ये बोला। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। अब सुनो, अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और अगर मैंने दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से नौकरी लगाने के नाम पे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से नौकरी लगाने के नाम पे उससे शेयर ले लिया उसकी सैलरी में से, उसका तो मिसकंडक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पे तो एनी पर्सन बोला हुआ है। दे आर सेइंग एनी पर्सन। समझ में आया कुछ? एनी पर्सन बोला हुआ है। तो यहां तो एक सीए दूसरे सीए से भी जॉब लगवाने के पैसे नहीं ले सकता। और तुमने यहां बोला था अपनी फीस में से किसी को शेयर कर देना। मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए हूं, मैंने एक सीए को बोला तुम अपनी कंपनी का इंटरनल ऑडिट मुझे दिलवा दो, मैं तुम्हें उस फीस में से शेयर दूंगा। इस बंदे का मिसकंडक्ट हो जाएगा इस क्लॉज के अंदर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि क्लॉज 2 में जो लिखा है, whatever given in clause 2 is subject to these two clauses। अरे ये तो सुनो, ये तो सब ठीक है। आप जिस कंपनी में एम्प्लॉय हो, यू आर एन एम्प्लॉई, उस कंपनी ने या उस फर्म ने या उस पर्सन ने जिसके आप क्या हो? एम्प्लॉय हो। ध्यान देना जरा ध्यान से इस जगह में जहां बोल रहा हूं। और छोड़ो, तुम जिस कंपनी में एम्प्लॉय हो
उसका कोई सी एंड एफ है, उस सी एंड एफ ने एक सीए को हायर किया, तुमने उस सीए को उस सी एंड एफ क्या रखवाया, तुमने उस सीए को अपने एम्प्लॉयर के कस्टमर क्या रखवाया। तुम सीए हो, तुम एम्प्लॉय हो, तुमने अपने एम्प्लॉयर के सी एंड एफ क्या पे एक सीए को रखवाया और उससे उस फीस का शेयर ले लिया, या उसके कस्टमर क्या रखवाया एम्प्लॉयर के और उससे शेयर ले लिया। बाबू ये चीज बहुत आगे जा रही है, छोटी मोटी चीज नहीं है ये। बहुत आगे जा रही है वो, यहां रुक थोड़ी रही है। क्या आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है? वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग ऑन दिस? अब एक काम करो, यहां पर एक चीज को लिख लो, लिख क्या लो, समझ लो। वो क्या, यहां पे सिर्फ इतना लिख लो, सब्जेक्ट नहीं, while reading वन टू मतलब शेड्यूल फर्स्ट का पार्ट सेकंड एंड थर्ड, कंसीडर दिस ऑल्सो। और सेम चीज ऊपर भी लिख लो, यहां भी while considering, while reading वन का टू, कंसीडर दिस ऑल्सो। चलें आगे, अरे आगे बढ़े। तो ये थे आपके दो क्लॉजेस। अब अपन ने अब तक पढ़ लिए हैं शेड्यूल वन के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पहला क्लॉज अलाउिंग एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन इन नेम, दूसरा शेयरिंग, तीसरा शेयरिंग, चौथा पार्टनरशिप, पांचवा सिक्योरिंग बिजनेस, छठा सॉलिसिटिंग क्लाइंट, सातवां एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल अटेनमेंट, आठवां कम्युनिकेशन, नौवां अपॉइंटमेंट, दसवां परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ग्यारहवां अदर ऑक्यूपेशन, बारहवां सिग्नेचर। फिर आए सेकेंड पार्ट के पहले वन पर शेयर गिवन, टू में शेयर टेकन। अरे सेपरेटली रटना तो नहीं है इनको, आगे बढ़े, लेट्स मूव। अब आते हैं पार्ट थ्री पर, और पार्ट थ्री किसका, द फर्स्ट शेड्यूल का। इसके अंदर कितने क्लॉज, तीन क्लॉज, एप्लीकेबल टू मेंबर्स जनरली, जितने मेंबर्स हैं सब पर एप्लीकेबल है बाबू, ऑल मेंबर्स एप्लीकेबल जनरली। पार्ट थर्ड क्लॉज वन क्या कहता है, member of institute whether practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he
not being fellow of the institute acts as fellow of the institute. आप FCA नहीं हो, लेकिन अपने आप को FCA ACA होते हुए FCA बता रहे हो. आप अपने आप में क्या हो? ACA हो. आप क्या नहीं हो? FCA नहीं हो. You are ACA. You are not FCA. What you are now doing? अपने आप को दिखा रहे हो कि आप क्या हो? FCA हो. तो अगर आप अपने आप को दिखा रहे हो कि आप क्या हो? FCA हो, तो ये बहुत ही गलत बात है. डोंट शो. और अगर आपने ऐसे इम्पेनलमेंट फॉर्म भर दिए जो सिर्फ किसके लिए अलाउड थे? FCA के लिए. एक टेंडर आया, उस टेंडर में लिखा हुआ था ओनली फॉर FCA. आप ACA थे, आपने कहा मुझे तो टेंडर फिल करना है, और आपने वो टेंडर फिल कर दिया जो सिर्फ किसके लिए था? FCA के लिए. आपने कर दिया, आप तो क्या हो? ACA. लेकिन अगर आपने कर दिया तो दैट वुड बी अ मिसकंडक्ट. लेकिन इस एग्जाम्पल को अभी आगे तक के लिए ध्यान रखना. क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तो ये ध्यान रखें, फेलो नहीं हो, लेकिन अपने आप को क्या दिखा रहे हो? फेलो हूं. फेलो नहीं हो, लेकिन अपने आप को क्या दिखा रहे हो? कि फेलो हूं. अब कहीं भी दिखा रहे हो. अपने बायोडाटा में गलत लिख दिया, अपनी प्रोफाइल में गलत लिख दिया, अपने लेटर हेड पे गलत लिख दिया, आपसे किसी ने टेंडर फिल करवाया उसमें गलत लिख दिया, मतलब गलत लिख दिया. अपने आप को आपने FCA बताया जबकि आप FCA नहीं हो, तो यू आर guilty of professional misconduct under clause number 1 of the part 3 of the first schedule. इस एग्जाम्पल को याद रखना. 2 मिनट बाद अपन फिर बात करेंगे. आइए अब आते हैं क्लॉज 3 पे. क्लॉज 3 क्या कह रहा है? क्लॉज 3 कह रहा है दैट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does not supply the information called for or does not comply with the requirement asked for by ICI, by council, by committee of council, by director discipline, by board of discipline, by disciplinary committee, by QRB or by appellate authority. माई बाप ने इंफॉर्मेशन मांगी तुमसे और तुम्हारे कान पे जू नहीं रेंगी. इंस्टीट्यूट की कोई काउंसिल, इंस्टीट्यूट की कोई कमेटी या DD या BOD या DC या QRB या AA तुमसे इंफॉर्मेशन मांग रही है कि हमने सुना है कि तुम्हारा आर्टिकल दिन में 1 बजे कॉलेज जाता है, क्योंकि उसके प्रिंसिपल ने उसे परमिशन दे रखी है कि रोज कॉलेज मत आना, लेकिन दूसरे को परमिशन नहीं दी, जिसके कारण जो दूसरा नाराज हुआ उसने आकर के शिकायत कर दी कि ये बच्चा तो कॉलेज आता है और इसको
बॉस की तरफ से भी छूट मिली हुई है और कॉलेज की तरफ से भी। जब ऑफिस जाना होता है तो ऑफिस जाता है, कॉलेज जाना होता है तो कॉलेज आता है, मतलब इसकी मर्जी होती जो करता है। अब इंस्टीट्यूट चार्टर अकाउंटेंट से बोल रही है, सुनो एक काम करो, जो तुम्हारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड है उसकी एक कॉपी भेजो, जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसकी एक कॉपी भेजो, जो वर्कशीट मेंटेन करते हैं कि कब कब तुम्हारे आर्टिकल ने क्या किया उसकी कॉपी भेजो, क्योंकि हमको देखना है, क्योंकि हमको देखना है। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो काटो तो खून नहीं, इसके यहाँ तो ये डमी आर्टिकल था, ये कहीं, ये तो खुद ही काम पे नहीं जाता है। जब ये खुद ही काम पे नहीं जाता है तो कैसे काम करेगा? तो ये तो सब फर्जीवाड़ा चल रहा है इसका, और अगर फर्जीवाड़ा चल रहा है तो गड़बड़ है। अब ये जवाब ही नहीं दे रहा है। अब आप माई बाप को जवाब नहीं दोगे, ऐसा हो सकता है कभी? माई बाप तुम्हारी जान ले लेंगे, ऐसे कैसे जवाब नहीं दोगे माई बाप को? तो अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है और आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्लॉज नंबर 3 पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में निपटा दिए जाओगे। सर, जानकारी मांगी थी, मैंने गलत जानकारी भेज दी। ओए, यहां तो सिर्फ इतना था कि माई बाप की बात नहीं सुन रहा, अभी तू माई बाप से झूठ बोल रहा है। अबे झूठ बोलेगा सेकंड शेड्यूल में पकड़ाएगा, अभी फर्स्ट शेड्यूल चल रहा है। झूठ बड़ी बात है, बड़ी बात, बड़े ऑफेंस, बड़े ऑफेंस उधर आएंगे, इधर नहीं आएंगे। तो आइए बात करते हैं आगे की। क्लॉज 3, क्लॉज 3 के बाद क्लॉज 2 के बाद क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या कह रहा है? मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct while if he while inviting professional work from another CA, or when responding to tender, or when responding to inquiry, or while advertising through write ups। ये छूट गया, मैं भी चौंक गया कि क्या लिखा है। एडवर्टाइजिंग टू राइट अप्स, या जो भी एडवर्टाइजमेंट अपने को अलाउ किया गया है 6 और 7 में, वो करते वक्त ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उस एडवर्टाइजमेंट में, उस रिज्यूम में, जो तुम्हें मालूम है कि क्या है, गलत है। जो तुम्हें मालूम है कि वो क्या है, गलत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देना, कहां कहां? मेरे को क्लास 6 में बोला था कि मैं अपने प्रोफेशनल कलीग से जाकर के काम मांग सकता हूं, उनको अपनी प्रोफाइल भेज सकता हूं। मुझे क्लास 6 में बोला था तुम टेंडर फिल कर दो, मुझे क्लास 6 में बोला था तुम इंक्वायरी कर लो। और मैंने जानते बूझते हुए गलत जानकारियां दी, then I will be guilty of
professional misconduct under clause 3 of the first schedule. समझ में है? लेकिन एक बात ध्यान रहे, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, एक मिनट, इन सबको रॉन्ग इंफॉर्मेशन चल जाएगी, इन सबको रॉन्ग इंफॉर्मेशन चल जाएगी बाबू। किसको रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं चलेगी? इनको रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इनको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दोगे तो यहां पकड़े जाओगे, और आईसीआई, डीसी, बीओडी, क्यूआरबी, इनको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दोगे तो कहां पकड़े जाओगे? गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़ू, चलिए। चलिए, तो भाई साहब अब हमारा खत्म हुआ द फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट नंबर। अगर मैं द फर्स्ट शेड्यूल को उठाऊं तो मैंने क्या क्या खत्म कर दिया? फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1, उसके अंदर 12 क्लॉज। सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2, फर्स्ट शेड्यूल का ही पार्ट 2 जिसके अंदर 2 क्लॉज। इसी शेड्यूल का पार्ट 3 जिसके अंदर 3 क्लॉज। 12 और 2 14 और 3 17 क्लॉजेस हो गए। अब मुझे जाना है अगली बात, पार्ट 4, द फर्स्ट शेड्यूल का आखिरी भाग जो कहलाता है अदर मिसकंडक्ट। बाबू इसका नाम ही क्या है? ये जितने मिसकंडक्ट मैं बता रहा हूं अब आगे, इनका कोई लेना देना नहीं है किससे? प्रोफेशन से। मतलब ये आपके प्रोफेशनल कंडक्ट से नहीं आ रहे, रादर आपके पर्सनल कंडक्ट से आ रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग थ्रू योर प्रोफेशनल कंडक्ट, रादर देन दे आर कमिंग फ्रॉम पर्सनल कंडक्ट।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर बने हो आप, और जिस तरीके से आप मेंबर बने हो, आपने मेंबरशिप फॉर्म भरते समय लिखा था, आई विल बी अबाइड बाय एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आपको इस प्रोफेशन की डिग्निटी मेंटेन करनी, मतलब ऐसा कोई काम अगर आपने किया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की छवि के विपरीत जाता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ब्रांड इमेज के अगेंस्ट जाता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ब्रांड सीए को धक्का पहुंचाता है, तो आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि भैया अब ये दो क्लॉज में, एक तो साला तुमने एक ऐसा काम कर लिया कि तुमको 6 महीने से कम की सजा हुई, member of ICAI, whether in practice or not, member of ICAI, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he held guilty by any civil or criminal court। भाई साहब, सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप आए हो तो दैट इज अ सिविल मैटर, और मारा पीटी करके दंगल वंगल करके आए हो तो दैट इज अ क्रिमिनल मैटर। अगर तुम्हें किसी भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट ने ऑफेंस के अंदर दोषी पाया है, और जिस ऑफेंस के अंदर दोषी पाया है वो ऑफेंस पनिशेबल ऑफेंस है, और उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, हुई है नहीं बोल रहा मैं, हो सकती थी, जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी भाई साहब, कितने की, नॉट एक्सीडिंग 6 months। रेलवे में बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए, टीसी को रिश्वत देने की कोशिश की, टीसी ने कहा क्या करते हो, तुमने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, टीसी ने कहा वाह, पैसे तो रोज कमाता हूं, न्यूज आज बनाऊंगा। उसने रेलवे पुलिस फोर्स को पकड़ा दिया कि जरा इस सीए का फोटो वोटो खींचो मस्त, और छपवाओ जरा पेपर में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा लिखा हो के बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जरा छापो इसका नाम। आप कह रहे हो तेरे को जितने पैसे लेना ले ले, मुझे छोड़ दे, बोल रहा नहीं आज तो मैं 100% ईमानदार बनने का दिल कर रहा मेरा, तो आज छप गया। पेपर की कटिंग इंस्टीट्यूट को मिली, इंस्टीट्यूट ने कहा क्या रे भैया बिना टिकट यात्रा कर रहे हो यार तुम, अरे सर वो झूठ छाट गई थी। ब्रांड इमेज को खतरा, 25,000 लोगों कम से कम देख देख के हंसे होंगे कि सीए ऐसे होते हैं क्या। तुमने एक सीए नहीं सभी सीए के ऊपर उंगली उठा दी, क्योंकि अब जो भी सीए किसी ट्रेन में जाएगा टीसी पहले पकड़ गया, अरे सीए गड़बड़ करते हैं। गर्लफ्रेंड ने कहा मुझे तो आज आर्टिकल 370 देखना ही देखना है। हमने कहा बावरी अब तू बोल रही है शो के 15 मिनट पहले कहां से टिकट लाऊं, बोले तुम ये सिद्ध करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हमने कहा मतलब प्यार सिद्ध करने का बस एक ही तरीका, बोली यस। भाई हम गए
सीए हैं हम, डरते डरते गए, ब्लैक में जो टिकट बेचता उसके पास पहुंचे और पुलिस वाला उसी के पास खड़ा था। उसने हमको भी दबोच लिया, उसको भी दबोच लिया। उससे पूछा तू कौन, बोले मैं चोर बाजारी करता हूँ टिकट की। हमसे पूछा तुम कौन, हमने कहा हम सीए। हमको डर लिया, बोले आज मुझे न्यूज चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। बस हम न्यूज मटेरियल बन गए, फिर इंस्टीट्यूट के मटेरियल बन गए। इंस्टीट्यूट बोलेगी तुमने ऐसा ऑफेंस किया है जो पनिशेबल है, 6 मंथ से ज्यादा के लिए नहीं। अगर 6 मंथ से ज्यादा के लिए तो यहां से नहीं होगा, बड़े काम में जाना पड़ेगा। कुछ समझ में आया एवरीवन? अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो या नहीं हो, या आप सर्विस में हो या आप सर्विस में भी नहीं हो, अरे कुमार मंगलम बिरला साहब भी अगर बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाएंगे तो कोड ऑफ इथिक्स में उनके ऊपर भी एक्शन होगा यार भैया। मतलब क्या बोलूं मैं आपको। अरे कुछ समझ में आया? A member of ICI, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of other misconduct if he held guilty by civil or criminal court for an offence which is punishable with an imprisonment of a term not exceeding 6 months. फाइन लगा के छोड़ दिया तो भी पनिशेबल तो था ना बाबू। पनिशमेंट मिला जरूरी थोड़ी है। अक्षय बाबू, पनिशमेंट मिलना जरूरी नहीं है, पनिशेबल हुए तो भी निपटेंगे। यही तो खूबी है इसकी। समझ में आया? आगे बढ़ूं? चलो भाई साहब, अगला तो गजब है। सर एक्शन आफ्टर कोर्ट ऑर्डर हो गया या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग भी हो सकता है इन क्रिमिनल मैटर? नहीं 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 नहीं, कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सब प्रूव हो हुआ जाने के बाद। हाँ नहीं 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 नहीं, पूरा चाहिए, इतनी जल्दी थोड़ी हमको तुमको हटाने की। आराम से सब हो जाएगा उसके बाद। एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ था। अ, अच्छा इंसिडेंस तो नहीं कहूंगा, था तो बुरा इंसिडेंस। बहुत पहले की बात है, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ था, इन दैट केस वन चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज आल्सो एक्यूज्ड of getting money through Hawala for such terrorist attack in Mumbai. So I eagerly asked to then President Mr. Manoj Fadnis, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर यार ये बताओ ना कि ये जो टाइगर मेमन था, इसके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या प्रोसीडिंग की, क्या उनका नाम हटा दिया या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की? तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि भाई उसकी 3 साल से मेंबरशिप फीस ही नहीं आई है तो उसका नाम तो रजिस्टर में से यूं ही हट गया, अब उसका कहाँ निकालेंगे। तो आप इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी एक्शन में जा कर के देखोगे तो आपको याकूब मेमन या टाइगर मेमन वॉट एवर हिज नेम वॉज, आपको उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स ही नहीं मिलेंगे, बिकॉज ही डिड नॉट पे द मेंबरशिप फीस फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, हेंस हिज नेम वाज नॉट देयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, और चार्टर्ड अकाउंटेंट खामखा बदनाम हो गए। तो वन हैज टू बी वेरी क्लियर ऑन दीज दैट पनिशेबल, पनिशमेंट मिला वो जरूरी नहीं है, पनिशेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ a member of ICI, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of other misconduct if, in the opinion of counsel,
काउंसिल के ओपिनियन में अगर वो ब्रिंग करते हैं डिसरेप्यूट, इफ ही ब्रिंग डिसरेप्यूट, डिसरेप्यूट क्या होता है? बदनामी लाना, टू द प्रोफेशन और टू द इंस्टीट्यूट। या तो प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो या इंस्टीट्यूट को बदनाम कर रहे हो, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन। आपके प्रोफेशन से रिलेट करता है या नहीं करता है। आगे बढ़े। चल, अब ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जो अदर मिसकंडक्ट में आएंगे, जरा एक बार पढ़ के तो देखो, बहुत मजा आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बिना किसी कारण से बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे लीन रख लिया। क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं लौटा रहा है, क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स घुमा दी, टैक्स अथॉरिटी को झूठे सज्जे कागज जाके दिखा दिए, आर्टिकल को बोला जा खेत पे जा खेती कर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ट्रेजरार बना और वहीं घपले कर दिए। कलेक्टर साहब, मेयर साहब भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, बार बार दे ही नहीं रहा है। बैंक ऑडिट पे गया तो बैंक मैनेजर को कह रहा है 3 फाइनेंस कर दे, नहीं तो तेरी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूंगा। दूसरों के बारे में झूठी सच्ची बातें व्हाट्सएप पे फैला रहा है, मालिशियस ईमेल फैला रहा है, इंस्टीट्यूट को गलत बता रहा है। मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग यूट्यूब पे इंस्टीट्यूट के खिलाफ अनर्गल बातें करते हुए नजर आते हैं, इंस्टीट्यूट पे आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ यहां से एक्शन होता है। मालिशियस मेल या इंसल्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स पब्लिश, अगर ये किया तो इट वुड बी एन अदर मिसकंडक्ट। ये क्या होगा? ये एक अदर मिसकंडक्ट होगा। एक बार जरा इसको फिर से पढ़ लें। मैंने तो आपको बताया, आप इसमें से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर ये क्या लिखा है, तो मैं इसको आपको फिर समझा दूंगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप एक बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लीजिए बेटा। नॉन पेमेंट ऑफ फीस के कारण आप लीन रख सकते हो क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। क्या जवाब है आपका? आप खुद ही बता दो।
नाउ देखो, बहुत क्लियर है। एक बात यहां पर लिख लो, इंस्टीट्यूट ने साफ तौर पे बोल दिया है, नो लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड even if fee is not received। तुम्हारी फीस रिसीव नहीं हुई हो ना, तो भी तुम लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि मैं तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दूंगा जब तक तू मेरी फीस नहीं देगा। ये आप नहीं कर सकते हो, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और कोई डाउट, और कोई पॉइंट? अच्छा, मॉड्यूल में जरा एक बार देखना कि और कोई पॉइंट अदर मिसकंडक्ट में छूट रहा है क्या। जस्ट गो थ्रू विद योर मॉड्यूल, आपका मॉड्यूल आपके सामने, 1 मिनट देख लो कि कोई छूटा तो नहीं, अपन ने सब कवर कर लिए क्या। ये वाला, इस पॉइंट, देखो ना एक बार, बताओ फटाफट, कुछ छूटा तो नहीं है अदर मिसकंडक्ट में। जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओमवीर, सिद्धार्थ, अक्षय, हर्ष, देख के बताओ फटाफट। चेक डिसऑनर होना, यस, वेरी गुड। डिसऑनर ऑफ चेक, मैंने बोला ना। चलो और बोलो। ओम भाई, और बोलिए। चलिए, डिसऑनर ऑफ चेक, तो भाई साहब ये है अपना क्लॉज नंबर 2। तो यहां जाके खत्म होता है आपकी ईएमआई बाउंस हो गई यार, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हो, कोई ईएमआई बाउंस होती है क्या यार, मतलब हद ही कर रहे हो। अदर मिसकंडक्ट में ही आएगा। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, शेड्यूल, द फर्स्ट शेड्यूल पढ़ा अपन ने, उसका भी पार्ट 1 पढ़ा हमने, फिर पार्ट 2 पढ़ा। इसमें 12 थे, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, टोटल 19। 12 में पहला था अलाउिंग प्रैक्टिस, दूसरा शेयर, तीसरा शेयर, चौथा पार्टनरशिप, पांचवा सिक्योरिंग बिजनेस, छठा सॉलिसिटिंग क्लाइंट, सातवां एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, आठवां कम्युनिकेशन, नौवां अपॉइंटमेंट, 10वां परसेंटेज ऑफ फीस,
11वां अदर ऑक्यूपेशन, 12वां साइन। पहला शेयर फ्रॉम, शेयर गिवन फ्रॉम सैलरी, दूसरा शेयर टेकन फ्रॉम अदर। इधर एफसीए एसीए, इधर रॉन्ग इंफॉर्मेशन, नहीं, नो रिस्पॉन्स टू आईसीआई। इधर एफसीए नो रिस्पॉन्स टू आईसीआई एंड देन रॉन्ग इंफॉर्मेशन। इधर पहला लेस देन 6 months का पनिशेबल ऑफेंस, और इधर ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट। ये हो गए आपके टोटल 19। अब आते हैं द सेकेंड शेड्यूल पर, और द सेकेंड शेड्यूल हमसे क्या कह रहा है? द सेकेंड शेड्यूल हमसे कह रहा है मैटर्स which required to be forwarded to disciplinary committee। द सेकेंड शेड्यूल का कोई भी एक्ट या ओमिशन जो डायरेक्टर डिसिप्लिन को शिकायत हुआ, डायरेक्टर डिसिप्लिन उसे फॉरवर्ड करते हैं किसको? डिसिप्लिनरी कमेटी को। और डिसिप्लिनरी कमेटी 3 काम कर सकती है, या तो मेंबर को डांट डपट सकती है, या उसका नाम किसी भी ड्यूरेशन के लिए निकाल सकती है, या 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी ठोक सकती है। 3 काम हो सकते हैं, या तो डांटा डपटा जाए, या उसका नाम फॉर एनी ड्यूरेशन निकाल दिया जाए, या पेनल्टी लगा दी जाए अप टू ₹5 lakhs। आगे बढ़े, गुड। लेट्स मूव टू द सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1। सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 किन के लिए? फॉर whom it is? member in। जरा एक बार क्लॉज नंबर 1 पर अपनी नजर दौड़ाना, और फिर मेरे पास वापस आना कि अरे सर ये क्या है। जाइए जाइए। A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he discloses information acquired in course of his professional engagement to any person other than his client so engaging him without the consent of
his client, or otherwise than as required by law for the time being in force. ऐसे 200 भी यही कहता था, SQC1 भी यही कहता था। अब अगर तुमने SQC1 की भी नहीं सुनी, ऐसे 200 की भी नहीं सुनी, तो यहां नहीं पड़ जाओगे। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, ऐसे 200 में और इसमें क्या अंतर है? सिर्फ एक अंतर है, ऐसे 200 applies to audits only, and this clause applies to every assignment, चाहे रिव्यू हो, चाहे अश्योरेंस हो, चाहे रिलेटेड सर्विसेज हो, कुछ भी हो, इट अप्लाइज टू ऑल। ये सब पे एप्लीकेबल है। समझ में आया? दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, सभी पे एप्लीकेबल है। नाउ SQC1 और ये तो बिल्कुल सेम है। अब बात आती है, अगर मेरा क्लाइंट अनलॉफुल एक्ट कर रहा हो तो क्या मुझे ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? अरे यार, SQC1 की इंटीग्रिटी में ही पढ़ लिया था, तो इथिकल रिक्वायरमेंट्स की इंटीग्रिटी में ही पढ़ लिया था, तो कि अगर आपको ऐसा पता चलता है कि जिस असाइनमेंट को आपको दिया जा रहा है वो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है, आप वो असाइनमेंट एक्सेप्ट मत करो। सर, असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के बाद पता चला कि साला अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, तो भाई असाइनमेंट छोड़ भी तो सकता है, विड्रॉ कर ले वहां से। वेरी सिंपल। सर, मैं गया, अपॉइंटमेंट ले लिया, अपॉइंटमेंट लेके मैं काम करने गया, मुझे पता चला कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ है। तो अब आप बताओ सर, क्या मैं वहां से छोड़ तो दूंगा, पर मुझे अथॉरिटीज को बताने की जरूरत है क्या? देखो बाबू, ऐसा है, बैरिस्टर है, अटॉर्नी है, प्लीडर है, वकील है, इन पर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी सेक्शन बोला मैंने? सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक इम्यूनिटी प्रदान करती, एक बैरिस्टर, एक प्लीडर, एक अटॉर्नी, एक वकील
अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन अगर किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ सेपरेशन ऑफ एविडेंसेस इन पर नहीं लगती, इम्यूनिटी मिली हुई है। सेक्शन 126 ऑफ इंडियन पीनल सॉरी सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट gives immunity to CM against section 144 of criminal procedure code CRPC। क्यों? ठीक है, अब वकील के पास अगर सबूत था कि बंदा अपराधी है और उसने अगर नहीं पेश किए, वो तो बचाने के लिए गया है। आप क्या वकील से ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक आदमी बोल रहा है सर मेरे से गलती हो गई, मेरे को बचा लो, और वो वहां जाके बोल देगा हाँ ये आया था रात को, इससे गलती हो गई, चढ़ा दो साले को फांसी। क्या बचाना है इसको? इसलिए नहीं तो जितने वकील केस हारते हैं उन्हें तो सब मालूम होता है कि उसने क्या किया था, उनको भी जेल कर दो। मालूम था, मालूम होते हुए लड़ रहा था इसकी तरफ से। तो सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इम्यूनिटी देती है सीए को अगेंस्ट सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि अगर उसे जानकारी है और उसने नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जानकारी मांगी गई है स्पेसिफिकली किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे पमला में हमको क्या बना दिया है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाया गया है। अगर हमारे क्लाइंट के कोई ट्रांजैक्शन हमको ऐसे लगते हैं कि वो पमला के अंदर है, बेटा वहां रिपोर्ट नहीं की ना, हमें निपटाएंगे। एक और सेक्शन है 143(12) जिसके अंदर हमें पूरी जानकारी देनी कि कोई फ्रॉड अगर किया है किसने, हमारे क्लाइंट, तो हमें उसे पकड़ना होगा। और पकड़ भी लिया है एम्प्लॉय, क्लाइंट के एम्प्लॉय ने अगर फ्रॉड किया 1 करोड़ के ऊपर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को हमें सूचना देनी पड़ेगी। जब ऐसा करना हमारी लीगल ड्यूटी है तो हम ये करेंगे ही ना बाबू। तब तो हम ये करेंगे। लॉ ने कहा है, लॉ ने कहा है तो हमें कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि लॉ ने बोला तो हम कम्युनिकेट ना करें। क्या आपको ये क्लॉज समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ूं? आज आपका होमवर्क इस क्लॉज 1 के आगे जितना डिस्कशन किया गया है वो पूरा डिस्कशन आपको पढ़ना है। जितना सारा डिस्कशन इस क्लॉज के आगे किया गया है सारा पढ़ना है। अगली बात, लो भैया क्लॉज नंबर 2, a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he certifies or submits in his or his firm's name
a report of an examination of financial statement unless such examination is made by him, his partner, his employee or another member in. वाह बाबू वाह, क्या बात कही है। जरा एक बार पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। पढ़ा? पढ़ा? क्या जबरदस्त। मैं अगर मेरी फर्म के नाम पर कोई रिपोर्ट अगर जा रही है, अब मान लो असीम त्रिवेदी एंड एसोसिएट के लेटर हेड पर अगर मेरी साइन की हुई कोई रिपोर्ट जा रही है, तो पहली ये बात ये बताओ, क्या उसका ऑडिट त्रिवेदी जी तुमने किया है? मैंने कहा ना, मैंने तो नहीं किया है। तो क्या तुम्हारे पार्टनर ने किया है? मैंने कहा ना, उसने भी नहीं किया है। तो क्या तुम्हारे एम्प्लॉय ने किया है? ना, उसने भी नहीं किया। तो क्या किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ने किया है? ना, उसने भी नहीं। अबे तो किया किसने? अरे हमारा एक रिटायर्ड आर्टिकल है, सीए पूरा हुआ नहीं, उसको मैंने 3-4 ऑडिट पकड़ा रखी, ठेके पे दे दिए, कर देता है। भाई साहब, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो आप, सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ वर्क अलाउड ही नहीं है। आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी भी हो तो वो सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही करना मेरे भाई, सबको मत कर देना। डू फॉर ओनली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, नथिंग एल्स। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस को भी, जो तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं भलता ही किसी का एम्प्लॉय है, उसको भी मत करना। तुम्हारे फर्म से निकली हुई ऑडिट रिपोर्ट किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा तभी बनेगी जब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तुमने किया हो, पार्टनर ने किया हो, एम्प्लॉय ने किया हो या अदर प्रैक्टिसिंग सीए ने किया हो। नहीं तो गड़बड़, खत्म, कोई मीनिंग ही नहीं। कैन सीए नॉट होल्डिंग सीओपी एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, अगर नॉट होल्डिंग सीओपी और अगर फर्म का एम्प्लॉय है तो कर, लेकिन अगर फर्म का एम्प्लॉय नहीं, यूं ही हिलता डुलता सीए है जिसने सीओपी नहीं ले रखा है, यूं ही जाके ऑडिट करवाया, मैंने कहा ना, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा कि मेरा साइन कहाँ हो
किसी ऐसी रिपोर्ट पर जिसका ऑडिट न मैंने किया, न मेरे पार्टनर ने किया, न मेरे एम्प्लॉय ने किया, और ना किसी अदर सीए इन प्रैक्टिस ने किया। गॉट इट? गुड। अब आता है क्लॉज 3, कुछ बताना ही नहीं है। SAE 3400 पढ़ाते समय सब पढ़ा दिया। आज आपका होमवर्क है कि आपको क्लॉज 3 पढ़ना है। आप अगर किसी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी फर्म का नाम या अपना नाम दे रहे हो, एस्टिमेट्स ऑफ अर्निंग पे अपना नाम दे रहे हो, जो कॉन्टिंजेंट है अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन, ऐसा लैंग्वेज ऑफ ओपिनियन मत दे देना कि वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट हो जाए। याद आया ये वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट? अभी तो पढ़ा था ऐसे ही 3400 वही है। आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? हमने बेस ईयर फिगर देखे, हमने मेथड एंड असम्पशन देखे। मेथड एंड असम्पशन इस वक्त सही है, याद करो यार, अपन ने यही बात की थी। हेलो, चलिए तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, बाकी की बातें करेंगे कल। पढ़ने को तो अपन और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरफ्लो बिल्कुल नहीं होना है ना। जब ऐसा लगने लग जाए कि यार अब ठीक है, ठीक, रुक जाओ, कल पढ़ लेंगे। सो विल गो टुमारो। कल अपन ये वाला शेड्यूल का ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, परसों बाकी बचा हुआ पार्ट खत्म कर लेंगे, उसके अगले दिन क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। 3 दिन का अपना कोड ऑफ एथिक्स और है। चल